हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट इस टॉपिक के अंदर मैक्रो एनवायरनमेंट कंप्लीट कर लिया था। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर 6 एलिमेंट्स आ जाते हैं। कौन से? स्पेल्ड जी, शॉर्ट फॉर्म था उसका। एस सोशियो कल्चरल, लीगल एंड पॉलिटिकल, ग्लोबल ओके, जैसे आप रैंडमली इकोनॉमिक ओके, टेक्नोलॉजिकल और पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। ये 6 टाइप के एलिमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे और प्रीवियस क्लास में हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये कंप्लीट हो गया था। तो आज के सेशन में हम सारा थ्योरी कंप्लीट करेंगे पहले और उसके बाद स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। एनवायरनमेंट का दूसरा कंपोनेंट वो है इंटरनल एनवायरनमेंट। जस्ट अ सेकेंड। ओके, इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का पार्ट रहेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का पार्ट मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। कल्चर मतलब हाउ ऑर्गेनाइजेशन हाउ इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज कैरिड आउट, राइट? कि कैसे तरीके से वर्क कैरी आउट किया जाता है, कितने घंटे काम करते हैं हम वगैरह, ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में आ जाएंगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ये भी इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? हायरार्की। स्ट्रक्चर का मतलब होता है हायरार्की। जैसे कोई भी कंपनी का हेड कौन होता है? सीईओ, ठीक है ना। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे, उनके अंडर रिसर्च, हाँ मतलब मैनेजमेंट के लोग, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड आ जाएगा, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के हेड आ जाएंगे। उसके बाद उनके नीचे असिस्टेंट मैनेजर वगैरह वो सब कुछ चीजें आती जाएंगी। तो इसको बुलाता है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही पार्ट है, तो ये भी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर ही क्लासिफाई हो जाएगा। वैसे ही और एक कंपोनेंट मतलब लीडरशिप। लीडरशिप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना। लीडरशिप कौन प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को? मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है वही लीडरशिप प्रोवाइड करेगी, सीईओ वगैरह सबका हेड है वो। तो ये सारी चीजें इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगी। तो मेनली 3 चीजें कौन सी याद रखनी है? कल्चर, स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप। कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चीजें कैरी आउट की जाती है। लीडरशिप जानते हो, वर्ड से ही मीनिंग समझ में आ जाता है। और स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की है। तो ये करेक्ट, तो ये हो जाएगा इंटरनल एनवायरनमेंट, खत्म, छोटा ही है। उसके बाद अब हमें डिस्कस करना है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म बताइए मुझे एक बार। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। कौन से इंटरनल कंपोनेंट्स है उसमें? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल है और एक्सटर्नल क्या है? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, राइट। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज इनहेरेंट कैपेसिटी। इनहेरेंट मतलब जो अपने अंदर है, इनहेरेंट कैपेसिटी, है ना, इनहेरेंट कैपेसिटी है। वैसे ही वीकनेस मतलब क्या रहेगा? इनहेरेंट लिमिटेशन है, इनहेरेंट लिमिटेशन। तो स्ट्रेंथ है इनहेरेंट कैपेसिटी दैट प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, मतलब उसकी वजह से हमें एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन वीकनेस की वजह से क्या हो सकता है? इनहेरेंट लिमिटेशन है तो प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन, इनहेरेंट मतलब जो अंदर ही है, इनहेरेंट लिमिटेशन। अपॉर्चुनिटी ये क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। तो एक्सटर्नल favorable condition, opportunity is external favorable condition that allows organization to strengthen its position। मतलब strengthen its position मतलब और ताकतवर बनने के लिए हेल्प करता है। थ्रेट मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल अनफेवरेबल कंडीशन दैट प्रोवाइड्स रिस्क, है ना। थ्रेट जो होता है वो हमेशा रिस्क प्रोवाइड करता है या डैमेजेस प्रोवाइड करता है या फिर लॉसेस प्रोवाइड करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, बराबर। तो ये 4 चीजें हो गई, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ इनहेरेंट कैपेसिटी, वीकनेस इनहेरेंट लिमिटेशन, अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल फेवरेबल कंडीशन, थ्रेट एक्सटर्नल अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस के बारे में चर्चा हो गया, क्लियर है, बहुत ही आसान है ना। उसके बाद
इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं है, सिंपल पॉइंट्स है। मीटिंग द कंपटीशन, कंपटीशन को मीट करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना जरूरी। इमेज बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन का एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए। कंटिन्यूअस लर्निंग, एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आइडेंटिफाई डिटरमाइन करने के लिए। गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे। अब व्हाई एनवायरनमेंटल एनालिसिस, इसका एक अलग से आंसर दिया है, सिंपल सा है, मतलब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन एज सच नहीं है। एक एनवायरनमेंटल एनालिसिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड करंट चेंजेस एंड, ये पोटेंशियल चाहिए। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोटेंशियल चेंजेस? व्हाट इज पोटेंशियल चेंजेस? विच मे हैपन इन द फ्यूचर, राइट? जो फ्यूचर में चेंजेस हो सकते हैं, अभी जो चेंजेस हुए हैं या फ्यूचर में जो चेंजेस हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस जरूरी है। तो व्हाई एनवायरनमेंटल एनालिसिस पूछा तो पहला चीज क्या आ जाएगा आपका? करंट चेंजेस एंड पोटेंशियल चेंजेस को आइडेंटिफाई एंड एनालाइज करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंटल एनालिसिस जरूरी है। उसके बाद देखो, इट हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब एनालिसिस करने के बाद ऑफ कोर्स क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे, कोई ना कोई तो डिसीजन लेना पड़ेगा। अब जैसे कि एनवायरनमेंट में एनालिसिस करने के बाद मुझे समझा कि अब मोबाइल फोन की और रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, तो मैं क्या करूंगा? मोबाइल फोन का और मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दूंगा। मतलब क्या है, मोबाइल फोन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ये क्या है? आगे चल के चेंजेस होने वाले हैं, जो कि चेंजेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। किनको? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग अपना बढ़ाना चाहिए। सो डिसीजन मेकिंग के लिए। एंड एनालिसिस हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू थिंक स्ट्रेटेजिकली और अलाउज ऑर्गेनाइजेशन, अलाउज चाहिए, अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू थिंक स्ट्रेटेजिकली। स्ट्रेटेजिकली थिंक करना मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ तो नए प्लान बनाना, दैट इज थिंक स्ट्रेटेजिकली। तो ये ओवरऑल एनवायरमेंटल एनालिसिस क्यों जरूरी है, तीन मेन पॉइंट्स याद रखेंगे। क्या? पहला, व्हाई एनवायरमेंटल एनालिसिस रिक्वायर्ड, आइडेंटिफाई करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। और तीसरा पॉइंट, अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू थिंक स्ट्रेटेजिकली। दैट्स इट, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो बहुत ही आज का सिंपल सा सेशन है। उसके बाद हाँ, स्ट्रेटेजिक। अब ऑर्गेनाइजेशन ने एनवायरनमेंट को एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस करने के बाद उसको रिएक्ट भी करना पड़ेगा। एक तो स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव, देखो स्ट्रेटेजी जो होती है ना वो प्रोएक्टिव होती है, नहीं तो रिएक्टिव होती है। व्हाट इज प्रोएक्टिव? व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव? मतलब पहले पहले एक्शन लेना, दैट इज प्रोएक्टिव। एंड रिएक्टिव मतलब रिएक्ट करना, कोई चीज हो गई है उसको रिएक्ट करना। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपने पहले से ही पढ़ाई चालू कर दिया, दिस इज व्हाट? प्रोएक्टिव। आपने एक टेस्ट दे दिया और टेस्ट में आपकी धांधली हो गई और उसके बाद आपने पढ़ाई चालू किया, रिएक्टिव है ना। तो ये एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया आपने कि सीए में एंटर करने के बाद आपने एनवायरमेंटल का एनालिसिस कर लिया था, अरे पूरी दुनिया बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही है, अपन को भी करनी पड़ेगी, तो पहले से ही चालू कर दिया, प्रोएक्टिव। दूसरा, अरे क्या होता देखते देखते, फिर एग्जाम दे के आ गए, गड़बड़ हो गया वहां पे, फिर चालू कर दिया, क्या हो गया? ये रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो ये थिंक स्ट्रेटेजिकली मतलब प्लानिंग करना, ये अलाउ करता है एनवायरनमेंट एनालिसिस करने के बाद। लेकिन अपने यहाँ पे कुछ लोग हैं जो टेस्ट देते ही नहीं है ना। तो टेस्ट देते ही नहीं है तो क्या क्या होगा उसके बाद? मेन एग्जाम में ही समझ में आ जाएगा कि क्या हो जाएगा, है ना। तो इसलिए टेस्ट देना जरूरी है। ओके, तो एनवायरमेंटल एनालिसिस पहला पॉइंट, वापस एक बार, आइडेंटिफाई किसके लिए हेल्प करता है? आइडेंटिफाई करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस। दूसरा, थिंक्स स्ट्रेटेजिकली। और तीसरा, हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब ये सब करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करना पड़ेगा, तो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस डिसाइड होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अब रिस्पॉन्सेस जो है वो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस, तीन तरीके के रिस्पॉन्सेस है। एक है
लीस्ट रेजिस्टेंस, दूसरा है प्रोसीड विथ कॉशन, और तीसरा है डायनामिक रिस्पॉन्स। नाउ लीस्ट रेजिस्टेंस, यहां पे ये एयरटेल नहीं बीएसएनएल चाहिए, और यहां पे एयरटेल चाहिए, और डायनामिक वाला जियो चाहिए, ठीक है। अब लीस्ट रेजिस्टेंस, नाम से ही पता चल जाता है क्या करते होंगे ये ऑर्गेनाइजेशंस, लीस्ट रेजिस्ट करेंगे। मतलब क्या, जो होना है होने दो, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होने दो, हम ज्यादा कोई टेंशन लेंगे नहीं। तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को मैं बोलूंगा क्या, पैसिव ऑर्गेनाइजेशंस है। दे आर सिंपल गोल मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जस्ट देयर एम इज सर्वाइवल, मतलब सिर्फ सर्वाइव हो जाओ। जैसे कि बीएसएनएल हो रहा है, क्या हो रहा है, सर्वाइव हो रहा है, मतलब वो तो कैसे तो भी करके सर्वाइव हो रहा है। बट ऐसा है क्या बीएसएनएल एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहा है, एग्रेसिवली टेक्नोलॉजी नया इंप्लीमेंट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। लीस्ट रेजिस्टेंस, जो होना है होने दो, ऐसा वाला नेचर का ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन से लीस्ट रेजिस्टेंस वाले रिस्पॉन्स देने वाले ऑर्गेनाइजेशन है। तो लीस्ट रेजिस्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक क्या आएंगे बताना। पहला क्या आएगा, पैसिव ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। दूसरा सिंपल गोल मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ज्यादा कुछ उनके हाई एम्स है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे वाले स्टूडेंट्स होते ना 200 मार्क पे पास होना है, तो वो क्या है, वो कौन से है, लीस्ट रेजिस्टेंस, समहाउ सर्वाइव करना है, समहाउ कोप अप करना है एनवायरनमेंट के साथ। अच्छा सीए डिफिकल्ट है क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, डिफिकल्ट है रहने दो, हम 200 मार्क लेके आएंगे, है ना। तो ऐसे वाले लोग जो है वो क्या है, लीस्ट रेजिस्टेंस, है ना। पैसिव रहते सोए रहते आराम से, अचानक से एग्जाम नजदीक आ गया जाग जाते, है ना। तो ऐसे लोग है वो लीस्ट रेजिस्टेंस वाले लोग है। सिंपल गोल मेंटेनिंग, ज्यादा कोई एम्बिशियस नहीं है, रैंक लाना है कुछ नहीं, 350 स्कोर करना है कुछ नहीं, आराम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे वाले जो लोग हैं वो लीस्ट रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स वाले हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड विथ कॉशन। प्रोसीड विथ कॉशन मतलब क्या, ये ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंटल चेंजेस जो है उसको, मतलब दे एक्सेप्ट कि एनवायरमेंट में चेंजेस होने वाले हैं और हमें उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होंगी। अब स्ट्रैटेजी किसके लिए बनानी होंगी, एक तो सर्वाइवल के लिए, नहीं तो स्टेबिलिटी के लिए, नहीं तो स्ट्रेंथ मतलब ग्रोथ के लिए। मतलब देखो दीज ऑर्गेनाइजेशंस मॉनिटर चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, चेंजेस मॉनिटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे चेंजेस होते हैं, एनालाइज देयर इंपैक्ट ऑन द बिजनेस, उनका इंपैक्ट भी एनालाइज करेंगे, एंड फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे फॉर किसके लिए, सर्वाइवल स्टेबिलिटी नहीं तो स्ट्रेंथ, सर्वाइवल स्टेबिलिटी नहीं तो स्ट्रेंथ के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे। कौन से, प्रोसीड विथ कॉशन, दिस बिजनेस टेक्स इंटेलिजेंट इंटरेस्ट टू अडेप्ट चेंजेस, मतलब इंटेलिजेंटली चेंजेस को अडेप्ट कर लेंगे। लेकिन डायनामिक रिस्पॉन्स वाले वैसे नहीं है। डायनामिक रिस्पॉन्स वाले कैसे है, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेगी, मतलब भले ही थ्रेट है लेकिन वो थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेगी, वार्ड ऑफ द थ्रेट, मतलब थ्रेट को मिटा देगी और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देगी। अब जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी ये आना, ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, थ्रेट भी हो सकता है। जो पहले लॉन्च करेगा सक्सेसफुली उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, और जो लॉन्च नहीं करेगा उसके लिए थ्रेट। तो अगर जियो 5G फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली लॉन्च करता है तो उन्होंने क्या किया, थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। एयरटेल ने क्या किया, बाद में किया, मतलब देखा बाद में किया, चेंजेस को देखे, सक्सेसफुल होता क्या जियो का, सक्सेसफुल हो गया, फिर एयरटेल ने अडॉप्ट कर लिया। प्रोसीड विथ कॉशन, बीएसएनएल ध्यान दो रे, 5G क्या है 4G क्या है, अपन तो 3G पे चलाएंगे। तो ऐसे क्या है ऑर्गेनाइजेशंस, लीस्ट रेजिस्टेंस। तो डायनामिक रिस्पॉन्स वाले क्या करते हैं, वर्ड ऑफ द थ्रेट्स, मतलब थ्रेट को हटा देते हैं और कन्वर्ट देम इनटू अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद देयर फीडबैक सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग। फीडबैक सिस्टम मतलब जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उनको फटाफट 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 पता चल जाते हैं, तो ये फीडबैक सिस्टम उनका बहुत स्ट्रांग है। तो ये तीन तरीके के कौन से टाइप के रिस्पॉन्स हो गए, स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स हो गया। पहला बताना, लीस्ट रेजिस्टेंस कैसा है, पैसिव, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पैसिव होते हैं। उसके बाद सिंपल गोल मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोप अप विद द एनवायरनमेंट, नॉट एम्बिशियस एनवायरनमेंट। एनी एग्जांपल, बीएसएनएल। दूसरा प्रोसीड विथ कॉशन, एयरटेल। लेकिन क्या करेंगे, वो मॉनिटर करेंगे
changes in the environment, analyze these changes and intelligently develop or formulate the strategy for survival, strength and stability. Survival, strength और stability, उसके लिए strategy बनाएंगे. उसके बाद डायनामिक कैसे होते हैं? कन्वर्ट थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं और उनका फीडबैक सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, फास्ट होता है, जो भी बोल सकते हो आप. ठीक है, तो ये ओवरऑल 3 टाइप के कौन से रिस्पॉन्स हो गए? स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स. इसको स्टडी मटेरियल में होलिस्टिक स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स ऐसा दिया हुआ है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन अपना रिस्पॉन्स डिसाइड करेंगे ऐसा टाइप का रिस्पॉन्स. और दूसरे टाइप का है ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स, और उसको स्टडी मटेरियल में इंटरनल रिस्पॉन्स ऐसा भी बोला है, इंटरनल स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स. ठीक है, इंटरनल स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स अगर आता है तो 3 है. होलिस्टिक स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स आते हैं तो वो 3 है. होलिस्टिक वाले 3 कौन से? लीस्ट रेजिस्टेंस, प्रोसीड विथ कॉशन एंड डायनामिक. इंटरनल आते हैं तो 3, इंटरनल आते हैं तो 3. एक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स. एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स. अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का मिशन वगैरह फॉर्मुलेट करो वगैरह, ये चीजें आ जाएंगी. ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेटेड मिशन, वेरियस पॉलिसीज बनाना, बजटिंग करना वगैरह, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स कहलाएगा. दिस इज द मोस्ट कॉमन, मतलब ये जनरली सभी ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं. मतलब भले ही ऑर्गेनाइजेशन छोटा रहे या बड़ा रहे, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना भी छोटा रहे या बड़ा रहे, उसका मिशन तो होता है, बजट तो बनाता ही है ना. बजट तो बनाएगा कि कितना खर्चा होगा, कितना रेवेन्यू आएगा, इसका बजट तो बनाएगा ही. तो ये मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स है, भले ही वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा रहे छोटा रहे, सब लोग ये करेंगे ही. और दिस रिस्पॉन्स कैन बी प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव. मतलब बजट में भी आपने सुना होगा कि बजट एक बार बन गया, हमारा फैमिली का बजट बनता है, तो क्या वो बजट फिक्स्ड रहता है क्या? ऐसे ही क्या चेंजेस होते रहते हैं उसमें? हाँ, चेंजेस मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम रिएक्ट भी करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिएक्ट भी करते हैं. चलो अचानक से क्या हो गया, अचानक से हमने डिसाइड कर लिया अरे इस दिवाली पे बहुत ज्यादा खर्चा कर लेंगे. ठीक है, दिवाली आ गया है, फेस्टिवल करो एंजॉय, है ना, तो खर्चा कर लिया, फिर अगले महीने में थोड़ा कट डाउन करेंगे, है ना. तो ये रिएक्टिव हो गया, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम बजट वगैरह चेंज कर सकते हैं. तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, इसके अंदर क्या क्या आएगा बताओ? मिशन फॉर्मुलेट करना, पॉलिसीज बनाना कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड बजटिंग वगैरह करना. ये मोस्ट कॉमन है. क्यों मोस्ट कॉमन है ये? क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि एक करेगा दूसरा नहीं करेगा, सभी मिशन बनाएंगे, बजट करेंगे, ये सब करने वाले हैं. ये स्ट्रेटेजी कैसे, ये रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है? प्रोएक्टिव भी हो सकता है, रिएक्टिव भी हो सकता है. ठीक है, ये हो गया पहला. दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स. अब कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स ये जो है, दैट इज फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है, ये आप आगे चल के इंटरमीडिएट में डिटेल में पढ़ोगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ही पढ़ाऊंगा उसमें. ओके, तो अभी के लिए मैं सिर्फ बता देता हूं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या होता है कि एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स बेहतर परफॉर्म करना. सिंपल लैंग्वेज में आप अभी समझिए, तो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलेंगे. मतलब जो बाकी के अपने कॉम्पिटिटर्स है उसके कंपैरिजन में हम अच्छा कर रहे हैं, तो हमें बोला जाएगा हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. जैसे कि एप्पल को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं? एप्पल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है. एप्पल क्या मतलब बाकी ओप्पो वीवो से खराब परफॉर्म करता क्या, या अच्छा करता? अच्छा करता, मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं है? माइक्रोमैक्स को है क्या? नहीं है, खराब परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है. माइक्रोमैक्स खराब परफॉर्म करता है ना, तो उनको नहीं है. एप्पल को है, सैमसंग को है, बाकी के कंप्यूटर, हाँ बाकी कंप्यूटर मतलब सभी से बेहतर परफॉर्म करना ऐसा नहीं है, ऑन एन एवरेज के ऊपर जाना है. तो सैमसंग भी अच्छा करता है ना. ये माइक्रोमैक्स या कार्बन वगैरह ऐसे कंपनी सुनिए क्या आपने? हाँ, तो वो कैसी कंपनीज है? नहीं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, वो खराब परफॉर्म करती है. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बेहतर, ऑन एन एवरेज बेहतर परफॉर्म करती है, तो उसको बोला जाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. मतलब आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हो, तो आपके कोई पहचान वाले हैं वो फेल हो गया, उसके कंपैरिजन में तो आपको एडवांटेज ही है.
हाँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो 200 के नीचे मार्क लेके आते हैं, बोलते हैं मुझे 190 मिले, तेरे को कितने 100 ही मिल गए, मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रे, तू 50% से नीचे है तू, तो तेरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, और जो पास हुआ उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स जो है दैट इज फॉर अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बाकी के कंपैरिजन में हमें अच्छा कुछ ना कुछ तो फायदा मिलना चाहिए, इसके लिए जो रिस्पॉन्स डिसाइड होता है उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। जैसे कि एप्पल को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों है रे, उसके प्रोडक्ट क्या सस्ते हैं बोल के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या? फिर क्वालिटी है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन्होंने बहुत ज्यादा कर लिया है, तो क्वालिटी के हिसाब से उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ओप्पो को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या? अच्छा मतलब फायदा ही कर रही है ना, नुकसान वाली तो कंपनी नहीं है, फायदा कर रही है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। किसके वजह से है? प्राइस कम है, कॉस्ट कम है, कम खर्चे वाले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, और हर एक का अपना अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना। तो ऐसा नहीं होता कि एक को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो दूसरे को नुकसान है, ऐसा नहीं है। एप्पल को भी फायदा होता, सैमसंग को भी फायदा होता, ओप्पो को भी फायदा होता, लेकिन माइक्रोमैक्स और कार्बन ये देख रहे हो आप क्या हालत है कंपनीज की, है ना, डूब रहे हैं, तो उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए जो रिस्पॉन्स किया जाता है उसको बोला जाता है कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। भले ही वो आप अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ या कम कॉस्ट में बनाओ, कम प्राइस में बेचो, जिससे भी आपको फायदा मिले वो चीज करो, वो होता है कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। और तीसरा होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्स। कलेक्टिव रिस्पॉन्स मतलब क्या? हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके कुछ काम करेगी तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्स। कलेक्टिव रिस्पॉन्स में स्ट्रैटेजिक अलायंस कर सकते हैं, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलके आ सकती है, जॉइंट वेंचर बना सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। अब इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रैटेजिक अलायंस? क्या होता है? अच्छा, जॉइंट वेंचर मतलब क्या होता है बताता हूं। आपने मर्जर वगैरह ये पढ़ा है, एक्विजिशन पढ़ा है, सुना है ये वर्ड, सुने हैं मर्जर एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या होता है, एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर करती है तो दूसरी कंपनी खत्म हो जाती है। मर्जर में क्या हो जाता है, दोनों एक साथ आ जाती है, दोनों खत्म हो जाती है, लेकिन नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जॉइंट वेंचर में दो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आती है, मतलब मान के चलना ए और बी ऑर्गेनाइजेशन है, एक साथ आती है और एक नया कंपनी क्रिएट करती है, लेकिन ए और बी का एग्जिस्टेंस भी रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, जॉइंट वेंचर। मतलब क्या कि कंपनी ए और कंपनी बी ने दोनों ने मिला के कंपनी सी चालू कर दी। ए और बी अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट है, दोनों ने मिला के सी चालू कर दी, तो ये क्या हो जाता है, जॉइंट वेंचर। ए ने बी को एक्वायर कर लिया, बी खत्म, ए रहा, एक्विजिशन। ए और बी दोनों एक साथ आ गए, दोनों खत्म, सी दोनों ने मिलकर चालू किया, मर्जर। ए बी दोनों है, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन किया, सी, जॉइंट वेंचर। और स्ट्रैटेजिक अलायंस मतलब क्या होता है, ए और बी ये दोनों कंपनीज तो एग्जिस्ट करती है, कोई तीसरा कंपनी क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन दोनों एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एक दूसरे को हेल्प कर रही है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बोला जाता है स्ट्रैटेजिक अलायंस कर लिया है उन्होंने। अब जैसे कि एक जस्ट एग्जांपल, अगर आप मैकडोनल्ड्स जाते हो या डोमिनोज जाते हो क्या? डोमिनोज जाते हो, डोमिनोज में वहां पे कौन सा कोल्ड ड्रिंक मिलता है रे? कोल्ड ड्रिंक कौन सा मिलता है? पेप्सी मिलता है क्या? कोक मिलता है। अच्छा, कोक मिलता है, अच्छा कोक मतलब कोका कोला है वो, है ना। तो मुझे बताओ, डोमिनो ये कंपनी अलग है ना, कोका कोला ये कंपनी अलग है ना, लेकिन फिर भी वहां पे क्यों बेच रहे हैं वो? अच्छा, कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा डोमिनोज का कोका कोला के साथ, तो ये क्या हो गया, अलायंस हो गया उनका, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा कोका कोला मिलना बंद हो जाएगा, कल जाके बोलेंगे चलो पेप्सी के साथ कर लेते हैं, है ना। वही देखना, आप कभी भी देखना कि डोमिनोज का अगर कोका कोला के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस है तो एट द सेम टाइम पिज्जा हट का पेप्सी के साथ रहेगा, है ना। तो एक दूसरे के ये कॉम्पिटिटर है, तो वो भी कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ अलायंस।
तो दोनों का फायदा है ना, दोनों का फायदा है। क्यों दोनों का फायदा है? क्योंकि देखना, जनरली आप पिज्जा के साथ क्या प्रेफर करते हो? कोल्ड ड्रिंक प्रेफर करते हो, है ना? तो पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक का भी सेल हो रहा है, और मतलब देखो पिज्जा के साथ मैंने वहां पे चाय रख दिया, नहीं खरीदोगे आप, है ना? तो लोग क्या सोचेंगे, अरे डोमिनोज के यहाँ पे ना पिज्जा के साथ चाय देते नहीं, अच्छा उससे अच्छा पिज्जा हट के पास जाओ, वहां पे कोल्ड ड्रिंक है। तो मतलब क्या है कि लोग पिज्जा हट के पास चले जाएंगे। तो इसके लिए डोमिनोज पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक रखना, ये डोमिनोज का भी फायदा है और कोका कोला का भी फायदा है। तो ये क्या हो जाता है? स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो ये कौन से टाइप का रिस्पॉन्स हो गया? कलेक्टिव, दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एनवायरनमेंट के साथ डील कर रही है, समझा? तो ये कौन से हो गए रिस्पॉन्सेस? इंटरनल, स्ट्रेटेजिक और ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सेस। तीन कौन कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड कलेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स में क्या आता है? मिशन, पॉलिसीज, बजट करना, ये जनरली सब करते हैं, दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। दूसरा कॉम्पिटिटिव, फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अचीव करने के लिए। और तीसरा कलेक्टिव, टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस कम्स टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस टू डील विथ एनवायरमेंटल चेंजेस। समझा? तो अभी तक क्या क्या हुआ है, एक बार वापस गो थ्रू कर लेते हैं। चलो फटाफट, शुरुआत कहां से किया? आज का सेशन कहां से स्टार्ट किया? इंटरनल। इंटरनल में क्या क्या आएगा? मिशन, स्ट्रक्चर। हाँ, इंटरनल में मिशन, स्ट्रक्चर, कल्चर, है ना, है ना, लीडरशिप वगैरह, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट में क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ, इनहेरेंट कैपेसिटी, वीकनेस, इनहेरेंट लिमिटेशन, अपॉर्चुनिटी, एक्सटर्नल फेवरेबल, थ्रेट, एक्सटर्नल अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, उसके बाद व्हाई एनवायरमेंटल एनालिसिस, क्यों? करेक्ट, टू आइडेंटिफाई करंट एज वेल एज पोटेंशियल चेंजेस। दूसरा अलाउस टू थिंक स्ट्रेटेजिकली एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, होलिस्टिक। 3 लीस्ट रेजिस्टेंस, प्रोसीड विथ कॉशन, डायनामिक। डायनामिक में क्या होता है? कन्वर्ट थ्रेट टू अपॉर्चुनिटीज। यस, थ्रेट टू अपॉर्चुनिटी। प्रोसीड विथ कॉशन में क्या होता है? मॉनिटर द चेंजेस, एनालाइज दिस चेंजेस एंड फॉर्मुलेट द स्ट्रेटेजी फॉर सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, है ना? उसके बाद लीस्ट रेजिस्टेंस कैसा होता है? पैसिव, सिंपल गोल मेंटेनिंग, नॉट एम्बिशियस। एग्जाम्पल BSNL, their aim is to cope up with the environment and survive, है ना? उसके बाद इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉम्पिटिटिव, कलेक्टिव। समझा? ठीक है, सिंपल है। ओके, चलिए आगे फिर। ओके, अगला है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल में फुल फॉर्म बताना पहले तो। P फॉर पॉलिटिकल, पहला E इकोनॉमिकल, S सोशल, T टेक्नोलॉजिकल, L लीगल और E, हाँ लास्ट वाला E जो है एनवायरमेंटल एनालिसिस है। ये मुझे बताओ, ये पेस्टल एनालिसिस ये माइक्रो एनवायरमेंट का रहेगा या मैक्रो का रहेगा? मैक्रो, क्योंकि ये सारे मैक्रो लार्जर पेरिफेरी का पार्ट है, डे टू डे इंपैक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, मैक्रो एनवायरमेंट एनालिसिस तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसमें कौन सा पार्ट अलग है सर? पेस्टल में एनवायरमेंटल, ऐसा एनवायरमेंटल वहां पे कुछ नहीं था, है ना? एनवायरमेंट मतलब वहां पे एक्चुअली वो सोशियो कल्चरल में ही एनवायरमेंट का पार्ट डाल दिया था। यहां पे एक एनवायरमेंटल वाला अलग से फैक्टर एनालाइज करने के लिए बोला है। अब एनवायरमेंटल एनालिसिस मतलब क्या होता है कि एनवायरमेंटल इश्यूज को एनालाइज करो, जैसे कि
ओजोन लेयर डिप्लेशन वगैरह सुना है क्या आपने? ओजोन लेयर, ये पोल्यूशन की वजह से जो ओजोन लेयर होता है, जो सन रेज जो ये है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है वो, है ना? तो वो इश्यूज को एनालाइज करना जरूरी। उसके बाद एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट में डाले हैं उसको एनालाइज करना जरूरी। एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, अगेन द सेम थिंग कि जैसे कि आप केमिकल इंडस्ट्री, हमने कल भी डिस्कस किया था कि अपना गंदा पानी सब नदी में छोड़ देती है, तो वो डैमेज कर रही है ना नदी को। आपने सुना होगा ये गंगा शुद्धिकरण प्रकल्प चालू है, नमामि गंगे, है ना? तो वो क्यों करना पड़ा? ये ऐसे नदी में ऐसे ही वो आजू बाजू वाली इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने वो सब गंदा पानी वहां पे छोड़ दिया है, उसकी वजह से वो पूरा पोल्यूटेड हो गया। तो ये एनवायरमेंटल क्या है, हजार्ड्स है, तो इसको एनालाइज करना जरूरी है, ऐसा नहीं कर सकते आप, विच इज नॉट गुड थिंग। एनर्जी कंजम्पशन, कितना आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, मतलब देखो आपको अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो है ही, एनर्जी का रिक्वायरमेंट लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पे अपने क्लास में भी देखते हो वेदर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यस, ये इलेक्ट्रिसिटी चलाना है, एसी चलाना है, तो वैसे तो ये तो बहुत छोटी स्केल में है। आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे तो वहां पे तो बड़े बड़े मशीन चलाने हैं, तो बड़े मशीन चलाने हैं तो फ्यूल लगेगा, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो वो सब एनवायरमेंटल क्या हो रहा है, मतलब वो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, तो वो भी लिमिट में करना चाहिए। वेस्ट डिस्पोजल, जैसे कि मैंने बताया कि जो नदी में छोड़ देना वगैरह, ऐसे ऐसी चीजें मतलब कंट्रोल में रहनी चाहिए वो सब चीजें, राइट? तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आता है। बाकी पेस्टल में जो है ये सारे फैक्टर्स तो बिल्कुल सेम है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है एंड लीगल है, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, सिर्फ ये नया फैक्टर आ गया एनवायरमेंटल, ठीक है? उसके बाद एनवायरमेंटल स्कैनिंग, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में क्या क्या होता है देखना। इट इज द प्रोसेस ऑफ, किस चीज का प्रोसेस है? मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को मॉनिटर करना है। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट विच हेल्प्स इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, एनवायरमेंट को क्या करना है? मॉनिटर करना है। अब मॉनिटर करने के बाद आपको एनवायरमेंट से क्या मिलेगा रे? इनपुट्स मिलेंगे, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? इनपुट्स मिलेंगे मतलब क्या? डेटा या इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। उस डेटा या इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आपको करना है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, और जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स पता चल जाती है उसके बाद क्या करना है? डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन लेना है। सो एनवायरमेंटल स्कैनिंग ये प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस? पहला मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट, दूसरा आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, एंड थर्ड decision making, that is environmental scanning. It helps for identifying opportunities and threats. Threat of one organization can be opportunity for the other organization. ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? थ्रेट फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन इज अपॉर्चुनिटी फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीफेसेटेड है ना? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनवायरमेंट देखे थे, मल्टीफेसेटेड का कैरेक्टरिस्टिक है ये, राइट? इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, अब इवेंट्स मतलब क्या होता है? व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट क्या है? जो चीज अचानक से हो जाती है, दैट इज इवेंट, राइट? मतलब जैसे कोरोना पैंडेमिक आना, ये क्या था? इवेंट था, अचानक से हो गया, अचानक से हो गया। सो इवेंट इज स्पेसिफिक ऑकरेंस, चाहिए ऑकरेंस दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट एनवायरमेंटल सेक्टर्स। कुछ पर्टिकुलर चीज हो जाती है तो उसको इवेंट बोलते हैं। इवेंट्स आर सर्टेन हैपनिंग इन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इवेंट्स के वजह से एक ट्रेंड सेट होता है, ड्यू टू मल्टीपल अलग अलग इवेंट्स हो जाते हैं, उसके वजह से एक ट्रेंड सेट होता है। जैसे कि आजकल आप जानते होंगे अचानक से लोग हेल्थ कॉन्शियस बन गए हैं। हेल्थ कॉन्शियस क्यों बन गए हैं? व्हाट इज द रीजन? ये कोरोना की वजह से तो एक तो है ही, कोरोना की वजह से इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ चालू हो गया है ना? अचानक से इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? ऐसे नहीं बढ़ती, लेकिन अब लोगों के बारे में मन में आ गया है हेल्थ कॉन्शियसनेस। दूसरी चीज, आजकल आपने सुना होगा कि अलग अलग इवेंट्स, इवेंट्स मतलब क्या? आजकल यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है ना? तो ये एक इवेंट हो रहा है। और एक चीज हो गई है कि इतना वर्क कल्चर इंडिया में इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया है कि उसके वजह से भी लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो गई है। मतलब आप जानते होंगे कि आईटी सेक्टर में काम करने वाले वो लोग ऐसे 12-12 घंटे ऐसे कंप्यूटर पे बैठे रहते, उनको नेक के प्रॉब्लम वगैरह चालू हो गए, सुना है कि नहीं आपने?
तो इसके वजह से क्या हो गया, लोग क्या हो गए आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गए कि ये आजू बाजू देखते हैं ना अपन कि किसको क्या हुआ है, फिर अपन डर जाते हैं, फिर एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, है ना, फिर अच्छा अच्छा खाना चालू कर देते हैं। ये क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? दिस इज द क्यूमुलेटिव इंपैक्ट ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंस इन द एनवायरनमेंट, राइट। ये अलग अलग इवेंट्स जो होते हैं तो उसका एक जो ट्रेंड उसके बाद बदल जाता है। तो ट्रेंड्स आर जनरली टेंडेंसी और कोर्स ऑफ एक्शन अलोंग विद इवेंट दैट टेक्स प्लेस। इवेंट्स होने के वजह से जो होता है वो एक ट्रेंड सेट होता है। अब लोग हेल्थ कॉन्शियस है ना, तो अलग अलग एनर्जी ड्रिंक्स भी मिलती है मार्केट में। उसके बाद क्या मतलब व्हाइट व्हाइट स्नीकर, ये स्नीकर नाम का एक चॉकलेट आता है ना। अच्छा अच्छा शूज, अच्छा उसका क्या फायदा है? वो ट्रेंड में आ गया है, लेकिन क्या है उसका मतलब, मुझे मुझे नहीं पता ये क्या है। अच्छा व्हाइट शूज अच्छे लगते हैं, ओके। अच्छा फैशन हो गया है, ओके। वो कुछ उसके रीजंस अलग रहेंगे कि अचानक से लोग मतलब लड़के व्हाइट शूज पहन लिया तो लड़कियां अचानक से उनके पे ऊपर फिदा हो जाती है वगैरह, ऐसा कुछ हो जाता है क्या? ऐसा कुछ है। तो जो भी है वो एक ट्रेंड सेट हो गया है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अलग अलग इवेंट हो गए होंगे। मे बी ऐसा हुआ होगा कि ऋतिक रोशन ने अचानक से व्हाइट शूज पहनना चालू कर दिया तो लोगों ने भी व्हाइट शूज पहनना चालू कर, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। तो ट्रेंड एक सेट हो जाता है ना, ट्रेंड एक सेट हो जाता है। उसके बाद आजकल आप देखते हो कि हर्बल प्रोडक्ट्स है ना, तो वो लोगों ने यूज करना चालू कर दिया है, पता नहीं क्या होता है। आजकल टूथपेस्ट में भी मतलब टूथपेस्ट भी हर्बल आता है ना, और टूथपेस्ट में नमक है वगैरह क्या क्या बोलते हैं, है ना। मतलब पता नहीं वो टूथपेस्ट कौन वो नमक है कि नहीं क्या चेक करने वाला है, फिर भी हाँ नमक है ना। ऐसा ऐसा लोगों के मन में ऐसा हो जाता है नमक है। सोडियम सोडियम हमें कम पड़ता होगा, भले उसको जिंदगी में कम नहीं पड़ता है सोडियम, प्रॉपर सोडियम कंज्यूम करता है वो, लेकिन फिर भी अरे टूथपेस्ट में नमक है। मतलब एक ट्रेंड, नमक वाला टूथपेस्ट ले लो, फिर वो भले नमक डाले ना डाले, है ना। वो जैसे जैसे अब पतंजलि का कौन सा वो टूथपेस्ट दंतकांति, दंतकांति है ना, बहुत फेमस है। वो बाबा रामदेव ने हर्बल है, आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेदिक वो आ गया कि उसने अरे फिर वो इसको समझ में आ गया कोलगेट और पेप्सोडेंट को कि अरे ये हर्बल आजकल लोगों का ट्रेंड बदल गया है, ये नॉर्मल नमक वाला नहीं लेते अब वो नमक वाला नहीं लेते, अब ये आयुर्वेदिक वाला लेते। फिर उन्होंने क्या चालू कर दिया, वेद शक्ति चालू कर दिया उन्होंने भी चालू कर दिया वेद शक्ति, है ना। ट्रेंड, एक नया ट्रेंड आ जाता है मार्केट में ड्यू टू वेरियस इवेंट्स। क्यों इवेंट्स? अचानक से आप देखते हो आजू बाजू के लोगों के यहाँ पे रूट कनाल कर रहे हैं लोग, दांत दांत उनके काले हो रहे हैं, रूट कनाल कर रहे हैं, तो लोग अवेयर हो गए, अरे कुछ तो भी गड़बड़ हो गया, बदलो ट्रेंड, अब नमक वाला टूथपेस्ट नहीं, अब आयुर्वेद वाला टूथपेस्ट। तो ये क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ ट्रेंड। ट्रेंड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इवेंट्स। समझ में आई बात? ओके। इश्यूज आर द कंसर्न दैट अराइज ड्यू टू इवेंट्स एंड ट्रेंड्स। मतलब उसके बाद जो भी इश्यूज आएंगे, उसके बाद थोड़े दिन के बाद ये कौन सा वो वेद शक्ति या उसके जगह पे और कुछ नया आ जाएगा, क्या पता। उसके बाद उसके भी कुछ इश्यूज रहेंगे, है ना। उसके बाद ऐसा लगने लगेगा अरे उससे ज्यादा सफेद नहीं दिखते, फिर नया कुछ मार्केट में आ जाएगा, फिर और कुछ मतलब जितना है सफेद उससे भी तेज चमके, चमकाने जैसे मोती जैसे दांत, है ना, जो भी है। और लास्ट वाला है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या है? दीज आर डिमांड्स मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप्स अंडर द लाइट ऑफ इश्यूज। अब इश्यूज हो गए, अब एम्प्लॉयज क्या बोलेंगे, अब हमें कुछ नया डेवलप करना होगा, तो डेवलप करना है तो पैसा दो, तो ये एक्सपेक्टेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब टूथपेस्ट एग्जिस्टिंग नहीं चलता, तो नया टूथपेस्ट बनाना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, तो पैसा दो, फिर करता हूं। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये हो गए इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशन। इवेंट मतलब क्या होता है? अचानक से ऑकरेंस ऑफ एनी, हाँ, स्पेसिफिक हैपनिंग और स्पेसिफिक ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद ट्रेंड, ड्यू टू ग्रुप ऑफ इवेंट्स जो चीज होती है वो एक ट्रेंड सेट हो जाता है। इश्यूज that arises after events and trends, and expectation means
डिमांड्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल विच आर रिलेटेड टू दोज इश्यूज। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए देखो सिंपल सा है, रीड करेंगे तो भी हो जाएगा। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग वेदर एनवायरमेंट इज स्टैटिक और इन्वॉल्व्स चेंजेस और कॉम्प्लेक्स। ऑफ कोर्स जनरली एनवायरमेंट क्या रहता है, स्टैटिक रहता है, डायनामिक रहता है, डायनामिक रहता है। उसके बाद ऑडिटिंग ऑफ द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, उसका ऑडिट करना मतलब चेक करना क्या इंपैक्ट हुआ है वगैरह। एंड एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन इज गिवन टू एनालाइज इमीडिएट एनवायरमेंट। इमीडिएट एनवायरमेंट मतलब रोज जिसके साथ डील करना है उसको हमें ज्यादा एनालाइज करना जरूरी, क्योंकि देखो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रोज बदलने वाली क्या नहीं, तो उसको रोज एनालाइज करना जरूरी नहीं है। बट कॉम्पिटिटर रोज परेशान करने वाले हैं, है ना, रोज कुछ ना कुछ तो कांड करेंगे, तो उसके बाद हमें डील करना होगा। तो इमीडिएट एनवायरमेंट जो होगा उसका रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस करना होगा। एंड लास्ट पार्ट, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ तीन चीजें मेनली एक्सचेंज करता है। पहली चीज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो एनवायरमेंट के जरिए ही हमें मिलता है। दूसरी चीज एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस एक्सचेंज करता है मतलब मैन पावर, मनी, मटेरियल। मटेरियल कौन देता है हमें, इनपुट्स कहां से आते हैं, एनवायरमेंट से, मतलब सप्लायर एक्सटर्नल एनवायरमेंट का ही पार्ट है। मैन पावर ऑफ कोर्स लोगों से ही लेना पड़ेगा, पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट से ही उठाना पड़ेगा। तो एक्सचेंजेस, एनवायरनमेंट एक्सचेंजेस इंफॉर्मेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट एक्सचेंजेस रिसोर्सेज विद द ऑर्गेनाइजेशन, एंड एनवायरनमेंट ऑल्सो एक्सचेंजेस इन्फ्लुएंस एंड पावर। इन्फ्लुएंस एंड पावर मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई ताकत प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना या अपॉर्चुनिटी जितना हम कैप्चर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे उतना हमारा ताकत बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो एक्सचेंजेस थ्री थिंग्स कौन से, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेस एंड इन्फ्लुएंस एंड पावर। खत्म, डन, इजी है। चलो एमसीक्यूज कर लेते क्या। अच्छा इनके इश्यूज अलग है, इनको एनवायरनमेंट में एसी नहीं चाहिए ऐसा डिमांड है, एनवायरनमेंट इनके साथ ठंडी हवा एक्सचेंज कर रहा है। ओके ठीक है, व्हाटएवर। चलो ये देखो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन, ये ठीक लग रहा है कि आपको, प्रोवाइडिंग इनपुट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ठीक लग रहा है, लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं। चलो, टर्निंग थ्रेट्स टू फर्म्स एडवांटेज, अच्छा ये भी ठीक लग रहा है। एंटीसिपेट अपॉर्चुनिटीज एंड टू टेक ऑप्टिमल रिस्पॉन्सेस, अच्छा ये भी ठीक लग रहा है। मतलब आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव, राइट। उसके बाद थर्ड वन, ट्रेंड्स रिलेट टू, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर रिलेटेड इवेंट्स होता है कौन सा, हैपनिंग ऑफ इवेंट्स इन इंटरनल एनवायरनमेंट, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर रिलेटेड इवेंट्स, डिमांड्स मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप, क्या, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर रिलेटेड इवेंट्स, एब्सोल्युटली ठीक है। उसके बाद हाँ ये तो बताओ, थ्रेट, अनफेवरेबल कंडीशन, लेकिन ऑप्शन ए या सी, ऑप्शन ए, अनफेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट विच क्रिएट्स रिस्क डैमेजेस और टू द एनवायरनमेंट, ये सही लग रहा है। सी क्यों गलत है, अनफेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, अनफेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन है क्या, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, नहीं, एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट है, अच्छा इन ऑर्गेनाइजेशन विच कंसोलिडेट्स इट्स स्ट्रेंथ, क्या ये, व्हाट इज दिस, नहीं गलत, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद ये तो हो चुका है अपना, हो गया ना ये पूरे ऊपर के, ओके हाँ। 13, व्हाट इज द सिंगल वर्ड दैट कैन बेस्ट डिस्क्राइब टुडेज बिजनेस, चेंज चेंज चेंज, डी ऑप्शन, चेंज, चेंजेस होते रहते हैं, डी ऑप्शन। ये अचानक से आवाज कैसे बढ़ गया इतना, है ना, कुछ तो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो गए धड़क से, है ना, ओके ठीक है। 15, डैश इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रिलेवेंट एनवायरनमेंट, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, स्कैनिंग, स्कैनिंग बराबर। उसके बाद
16 फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है? दे सीक टू मॉनिटर द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन देयर ओन गोल्स एंड ट्रांसलेट द स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज फॉर सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ. Proceed with caution, option A, correct. 17 which of the following is not part of economic environment? कौन सा नहीं है बोल रहे? कंज्यूमर बाइंग पैटर्न. अच्छा, ये बाइंग पैटर्न किसका पार्ट है फिर? कंज्यूमर का, माइक्रो का है ना. बाइंग पैटर्न जो था वो कंज्यूमर या कस्टमर में आता था, तो ये कंज्यूमर बाइंग पैटर्न ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है. उसके बाद 18 देखना. व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इन विच बिजनेस शुड मेक एफर्ट्स टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस द थ्रेट्स. स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स. सही है. यहां पे स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजिक की जगह पे वो 3 देते थे, तो कौन सा आता था? प्रोसीड विथ कॉशन आता था, या लीस्ट रेजिस्टेंस आता था, या डायनामिक आता था? डायनामिक आता था. लेकिन डायनामिक नहीं है तो सिंपली हम स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स लिखेंगे उसका आंसर, क्योंकि डायनामिक रिस्पॉन्स इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स, राइट, उसके वजह से. उसके बाद 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस? डायनामिक नहीं, लीस्ट रेजिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डायनामिक. डायनामिक ये अलग से रिस्पॉन्स है, तो सी आएगा. 20 perceiving the needs of external environment and catering to them, satisfying the expectations and demand of the clientele group. इसको स्पेसिफिकली याद रखना है आपको. इंटरैक्शन, इंटरैक्ट करना पड़ेगा, इसकी वजह से इंटरैक्शन प्रोसेस. उसके बाद 21 प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन स्टार्ट्स विथ. क्या करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी बनाने के लिए? ऑप्शन ए, अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट. ऑफ कोर्स है ना, पहले एनवायरनमेंट का इंफॉर्मेशन लेके उसको एनालाइज करना पड़ेगा. उसके बाद 22 डैश रिस्पॉन्स नॉट मेयरली रिकॉग्नाइजेस एंड वर्ड ऑफ थ्रेट बट ऑल्सो कन्वर्ट थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटी. डायनामिक. 24 थ्रू स्वॉट एनालिसिस डैश. बोलो. डी ऑप्शन. Strength and weakness existing within an organization can be matched with opportunity and threats in the environment. अच्छा ठीक है, मतलब ये करेक्ट है. 25 relationship between organization and environment can be described through exchange of information. करेक्ट है क्या? exchange of information करेक्ट है. exchange of resources ये भी करेक्ट है. exchange of influence and power ये भी करेक्ट है. मतलब all of the above होना चाहिए. बराबर. 26 हो चुका है, 7 हो चुका है, 8 हो चुका, 9 हो चुका, 30 एनालाइजिंग प्रोसेस ऑफ चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स कंसेप्चुअलाइजिंग एज इट इज. एनवायरनमेंट कैसा रहता है? कॉम्प्लेक्स भी रहता है, लेकिन इसका आंसर डायनामिक दिया हुआ है. बराबर ना. 30 का आंसर डायनामिक दिया हुआ है. 30 चेक करता हूं मैं, लेट मी चेक. 30C दिया हुआ है. 30 एक बार ठीक से रीड कर लेते हैं. एनालाइजिंग प्रोसेस ऑफ चेंज, इसके वजह से क्या आएगा? डायनामिक. डायनामिक मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअसली चेंजिंग. कॉम्प्लेक्स आंसर कब रहता था? जब वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अगर ऐसा वर्ड रहता था तो कॉम्प्लेक्स आंसर लिखते थे. लेकिन ये चेंज के बारे में पूछ रहा है, इसलिए आंसर क्या आ गया? डायनामिक आ गया. ठीक है. उसके बाद 31 द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इन द प्राइवेट सेक्टर इज मेजर्ड बाय. एक्चुअली ये बताता हूं. अब इसका आंसर पहले पुराने स्टडी मटेरियल में इसका आंसर ऑप्शन बी दिया था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. बट अब नए स्टडी मटेरियल में चेंज करके प्रॉफिटेबिलिटी दिया हुआ है, तो नए स्टडी मटेरियल के हिसाब से हम जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी से मेजर करेंगे, तो ऑप्शन ए. पुराने स्टडी मटेरियल में वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बोलते थे, बट नाउ इट इज हैज बीन चेंज्ड टू प्रॉफिटेबिलिटी. 31 ऑप्शन ए दिया है, करेक्ट है. सो 31 इज प्रॉफिटेबिलिटी. हाँ, 32 बोलना. पेस्ट फ्रेमवर्क ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक. एनवायरमेंटल नहीं है क्या? लास्ट वाला ई एनवायरमेंटल वाला है.
ये पहला वाला ई इकोनॉमिक है, ओके, तो ऑप्शन बी आएगा। उसके बाद 35 बोलो, 35, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, बोलो। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर टोटली बियॉन्ड द कंट्रोल, हाँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सिंगल एंड, हाँ ये सही है, ये सही है। टोटली आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं है एंड टोटली विद इन द कंट्रोल भी नहीं है, हाँ, लार्जली आउट ऑफ द कंट्रोल है ऐसा बोल सकते हैं। कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहा तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, है ना। 36, in response to changes in the environment, organization in general should, बोलो, understand the impact of changes and strategy make appropriate modifications, हाँ सही लग रहा है। और all of the above वगैरह ऐसा भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स, क्या बोला है? पहला, एनवायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन नेचर, करेक्ट लग रहा है? यस, ये करेक्ट लग रहा है। सेकंड क्या है? वेरियस एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, अलग अलग रहते हैं, एंड डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, नहीं गलत है, इंटरेक्ट विथ ईच अदर। एंड थर्ड, द एनवायरमेंट हैज फार रीचिंग इंपैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, यस, मतलब कौन से करेक्ट है? 1 and 3 करेक्ट है ना? 1 and 3 मतलब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, यस सी ऑप्शन। उसके बाद 38 हो चुका, 39, टर्म पेस्टल एनालिसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, पक्का मैक्रो, यस। उसके बाद 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत है पूछा है। पहला क्या है? वैल्यू सिस्टम, मिशन, ऑब्जेक्टिव, कल्चर आर पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, सही है ना? इंटरनल का ही है ये, मतलब मेरी वैल्यूज क्या है, बिलीव्स क्या है, मेरे खुद के, तो ये इंटरनल का ही है ना, मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट हूं, तो है। कस्टमर, कंपनी एंड सप्लायर कॉन्स्टिट्यूट एक्सटर्नल बट माइक्रो एनवायरनमेंट, इज इट करेक्ट? क्यों? कंपनी, अरे याद करना क्या क्या है कॉस्मिक में, ओ क्या होता है? फिर ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे यहां पे वर्ड कंपनी यूज किया है, तो ये भी है बराबर, हमें गलत वाला पूछा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट्स इंटरनल, नहीं ये क्या है? एक्सटर्नल है, तो इसके वजह से इंटरनल इस वर्ड से गलत हुआ है वो, तो ऑप्शन सी। डी करेक्ट है क्या? डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, ग्लोबल फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट एक्सटर्नल बट मैक्रो, हाँ ये तो सही है। पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बोला है। टेक्नोलॉजी है, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है, तो उसके वजह से ऑप्शन सी गलत हो गया। अच्छा 41, लड्डू, स्वॉट रेफर्स टू, ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। 42, लड्डू, पेस्टल रेफर्स टू, हाँ गड़बड़ कर दिया, ऑल ऑफ द अबव, ये फुल फॉर्म तो है, ये सब कुछ है, ऑल दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये भी है, ऑल द एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट मैक्रो, ये भी है, मतलब क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, है ना? तो ऑप्शंस अच्छे से रीड करना एग्जाम में, गड़बड़ मत करो। 43 डन। 44, चेंज इन कस्टमर्स लाइकिंग फ्रॉम ऑयली फूड्स टू हेल्दी पैकेज्ड फूड्स, अच्छा ट्रेंड, बहुत उसके ऊपर हमने चर्चा भी बहुत कर लिया है ना, ट्रेंड है, ट्रेंड है, ओके। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल स्ट्रेटेजीज टू रिस्पॉन्ड एनवायरमेंट involves formulation and clarification of organization mission, administrative response, option B correct, हाँ। 46, data which is useful for decision making, information, information, information। 47, which of the following is not बोला है, part of internal environment, कौन सा नहीं है? कस्टमर, कस्टमर एक्सटर्नल में माइक्रो में आता है, तो इंटरनल नहीं है। 48, luxury hotels and luxury car companies compete to attract the disposal income of affluent customers, which type of competition? Indirect, क्यों indirect है? होटल और कार ये दोनों अलग अलग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, तो डिफरेंट इंडस्ट्री में जो होता है वो इनडायरेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन बी। 49 इज डन, 50 इज डन एंड टॉपिक इज डन, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मैं स्कैनर के एमसीक्यू करवा देता हूं आपको, ठीक है? तो आज के लिए यहां पे
रुकते हैं।